हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रश्मिवर्स। आज की यह वीडियो उन सभी के लिए है जो साइकोलॉजी में अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं। वह चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी के हों, काउंसलिंग साइकोलॉजी को हों या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ही क्यों ना हो। यह वीडियो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि साइकोलॉजी में सभी को इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ती है और इंटर्नशिप होती है तो वाइवा भी होते ही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन वाइवा से ही रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति इग्नू से अपना मास्टर्स साइकोलॉजी में कर रहे होते हैं, उन सभी को सेकेंड ईयर में 240 आवर्स की मिनिमम इंटर्नशिप तो करनी ही होती है। फिर उन्हें 10 केस स्टडीज अपने रिपोर्ट में बनाने होते हैं, जिसे उन्होंने अपने इंटर्नशिप के दौरान सीखा है, समझा है या उन्हें ऑब्जर्व किया है। फिर उन्हीं इंटर्नशिप रिपोर्ट के बेस पर आपका वाइवा होता है। वाइवा में एक्सटर्नल्स आपसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन सवालों को ही बताने वाली हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। यहाँ मैंने अपने सवालों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट है इंटर्नशिप एजेंसी, जहां से आपने अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की है, उस एजेंसी से रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं। दूसरा है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपने इंटर्नशिप के दौरान कैसा एक्सपीरियंस किया, उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आ जाता है केस हिस्ट्री एंड असेसमेंट, केस हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर है काउंसलिंग, क्लिनिकल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसमें से क्या प्रश्न हो सकते हैं, इसे भी मैंने अपने सवालों में रखा है। फिर थेरेपीज आ जाती है, कुछ थेरेपीज जो आप सीखे होंगे या आपने ऑब्जर्व किया होगा। फिर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, किस प्रकार के डिसऑर्डर्स को आपने सीखा है, समझा है, उससे भी कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा अपने इंटर्नशिप के दौरान CBT, तो CBT का फुल फॉर्म क्या होगा, इस तरीके से कुछ सवाल उससे भी बन जाते हैं। फिर है केस स्टडीज़, आपने 10 केस स्टडीज़ की है तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर है लर्निंग फ्रॉम इंटर्नशिप, अपने इंटर्नशिप से क्या क्या सीखा, उसमें कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले, क्या उसकी लिमिटेशंस थी, इससे भी बेस्ड कुछ सवाल हो जाते हैं। और आखिरी है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप की क्या इम्पोर्टेंस थी, आपको वो भी पूछा जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में वाइवा परफॉर्म करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है इंटर्नशिप एजेंसी, इसमें क्वेश्चंस हैं इस प्रकार हो जाते हैं। What is the name of organizations agency where you completed your internship? आपको अपने एजेंसी का नाम बताना है जहां से आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली हमारे एक्सटर्नल्स का यही हो जाता है। फिर हो जाता है टेल अस अबाउट योर इंटर्नशिप एजेंसी, जिसमें आपको अपने एजेंसी के बारे में बताना होता है। तीसरा हो जाता है व्हाट सर्विसेज डज योर एजेंसी प्रोवाइड, आपको बताना होता है कि एजेंसी में क्या क्या चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। What was your role during the internship? फिर वो जानना चाहते हैं कि आपने जो इंटर्नशिप की उसके दौरान आपका रोल क्या था। बेसिकली वो समझना चाह रहे हैं कि आपने एजेंसी से क्या सीखा अपने कंप्लीट इंटर्नशिप के दौरान, इसलिए वो उसके नाम जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड उसके वर्क जानना चाहते हैं, और वो आपको समझना चाहते हैं कि आपने उस एजेंसी से कुछ सीखा या आप बस यूं ही नाम डाल दे रहे हो कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की है, बट आपने वहाँ से लर्निंग कुछ नहीं की। वो समझना चाह रहे हैं कि आपने जिस एजेंसी से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, वह एजेंसी जो कुछ भी सिखाती थी आप उसे अच्छे तरीके से सीखे या नहीं, आपने प्रॉपरली उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया या नहीं। इसलिए वो समझना चाहते हैं इंटर्नशिप का क्या सर्विस था और आप उस सर्विस के दौरान किस रोल में थे, आपने क्या लर्निंग ली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। फिर सेकेंड सेक्शन हो जाता है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, जिसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ योर इंटर्नशिप, आप अपना पर्पस बताइए
आपने इंटर्नशिप क्यों की। दूसरा है व्हाट वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के दौरान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने अपने एजेंसी में क्या रोल किया था, आपको क्या क्या ड्यूटी दी गई थी। फिर आ जाता है हाउ मेनी केसेस डिड यू ऑब्जर्व। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसे आपको बताना होता है। बहुत लोगों को 10 केसेस नहीं देखने मिलते हैं, किसी को 2-3 ही केस ऑब्जर्व करने मिलती है, क्योंकि 240 आवर्स बहुत अधिक नहीं होते हैं और सेशंस एक ही व्यक्ति के हर दिन नहीं होते हैं, इसलिए हमें केसेस तो बहुत कम ही देखने मिल पाते हैं। तो आपको आपने जो फील किया सो आप यहाँ पर आपको वही बताना होता है जो आपने सच में ऑब्जर्व किया है। अगर आपने 3 केसेस या 4 केसेस ऑब्जर्व किए हैं तो आप वहाँ 3-4 केसेस ही बोलेंगे, तभी आप उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल केसेस डिड यू ऑब्जर्व। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे केसेस को आपने ऑब्जर्व किया था। देन व्हाट वाज योर रोल व्हाइल ऑब्जर्विंग द काउंसलिंग सेशंस। बहुत सारे इंटर्न्स को काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने का मौका मिलता है और बहुत लोगों को काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का मौका नहीं भी मिलता है। तो यहाँ आप देख लेंगे, अगर आपको काउंसलिंग सेशन नहीं अटेंड करने को मिला है तो आपने डेमो प्रोजेक्ट किया होगा, आप उस एक्सपीरियंस को ही यहाँ शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने वह सेशन अटेंड किया है प्रैक्टिकल में रियल क्लाइंट के साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है डिड यू कंडक्ट एनी काउंसलिंग सेशन इंडिपेंडेंटली, इफ यस एक्सप्लेन योर रोल। हाँ, एक क्वेश्चन और ये भी हो जाते हैं कि क्या किसी काउंसलिंग सेशंस को आपने इंडिपेंडेंटली हैंडल किया है। अगर आपने बोला हाँ या आपने सच में किया है, देन आपको एक्सटर्नल उसे एक्सप्लेन करने को बताते हैं कि आपने उसमें क्या क्या किया, कैसे केसेस थे और उसको आपने क्या सजेशन दिया, आपने उसको क्या थेरेपी दी, आपने उसे क्या बताया। तो बेसिकली यह इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के दौरान आपने क्या क्या सीखा, आपके एजेंसी ने आपको क्या क्या रोल करवाया और आप वहाँ जिस रोल में भी बैठे उसको आपने रियल लाइफ में समझा या नहीं समझा, इस चीज़ को एक्सटर्नल आपसे समझना चाहते हैं। तो किसी भी केसेस को, किसी भी सेशंस को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो बहुत अच्छे तरीके से उसे रिकॉल कीजिए, समझिए और उसे प्रेजेंट कीजिए। बहुत सिंपल वे में उन्हें आप रखिए। आप जो भी बातें उन्हें बताएंगे, आपका दूसरा सवाल उससे रिलेटेड ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमारा तीसरा सेक्शन हो जाता है केस हिस्ट्री एंड असेसमेंट, जिसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे कि हाउ डिड यू टेक योर केस हिस्ट्री ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। आप कैसे आपने लिया केस हिस्ट्री अपने इंटर्नशिप में, आप वो बता सकते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड इन अ केस हिस्ट्री, आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका तो पूरा क्वेश्चन हमने थियोरी में भी पढ़ रखा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने होते हैं केस हिस्ट्री में। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केस हिस्ट्री इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यह क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इससे आप थियोरी से रिलेटेड भी समझ सकते हैं, आप अपने इंटर्नशिप से रिलेटेड भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पे एक्सटर्नल्स को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इजीली आपको जज करने के लिए। व्हाट इज़ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप जितनी उनसे पूछकर चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप उनको देखकर ऑब्जर्व करके पता लगाते हैं। तो ये MSc पार्ट किसी भी सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इन अर्ली स्टेज ऑल्सो। तो ये हमारे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन में इसे यूज़ करते हैं। एंड लास्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ MSc, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ये हमने अपने थ्योरी पेपर में भी पढ़ा है, आपको पता भी है, इवन हमारे हैंडबुक में भी ये मेंशन है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल केस हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने थ्योरी में भी पढ़ी है या आपने खुद ऑब्जर्व भी किया है, आप वो सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उनके सवालों को ठीक से समझकर जवाब देंगे। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी। कोई भी हो, चाहे वो काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हों, क्लिनिकल वाले हों या इंडस्ट्रियल वाले हों, उनसे ये बेसिक डेफिनेशन पूछा ही जाता है। व्हाट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी, व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप डिफाइन करो कि व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल और ऑर्गेनाइजेशनल। सो वो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड काउंसलर।
ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बार बहुतों से पूछा जा चुका है, तो आप इनका जवाब तो बहुत अच्छे तरीके से आप भी दे सकते हैं। एंड लास्ट, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स शुड ए काउंसलर फॉलो। तो आपको ये तो हमने थियोरी पेपर में भी पढ़ा है कि कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं। एग्जामिनर बेसिकली आपके रोल को अनेक तरीके से घुमा के क्वेश्चंस में पूछते हैं। आप उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सुने और समझें। आपने जो भी ऑब्जर्व किया या आप जो भी उनको बोलेंगे, एग्जामिनर उनको समझकर उससे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछ लेते हैं। और ये बेसिक चीज़ होती है जिसमें काउंसलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, आप जो काम कर रहे हो उसका डेफिनेशंस, ये सब कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा थेरेपी पार्ट्स, जिसमें आप जब ऑब्जर्व कर रहे थे अपने इंटर्नशिप के दौरान, आपने देखा होगा कि थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को कई तरीके के थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और आप अगर उन्हें ऑब्जर्व किए हैं, आप उनका कुछ नाम बताते हैं, तो एग्जामिनर उन थेरेपी को एक्सप्लेन करने को बताते हैं। जैसे कि विच थेरेपी वेयर कॉमनली सजेस्ट बाय योर सुपरवाइजर और काउंसलर। आपने अपने एजेंसी सुपरवाइजर से डिस्कशन के दौरान भी बहुत सारे थेरेपी का नाम सुना होगा, आप उनको बता सकते हैं, या रियल में आपने अगर किसी थेरेपी को वहाँ ऑब्जर्व किया है, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। एक्सप्लेन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे शॉर्ट में CBT बोलते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर थेरेपी है, पूरे साइकोलॉजी में बहुत कॉमन थेरेपी एंड बहुत पॉपुलर थेरेपी है, जिसे सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, वो किसी भी फील्ड के हों, बट CBT सभी ने ऑब्जर्व किया ही होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। देन है एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जिसे PMR बोलते हैं। ये भी एक तरीके की थेरेपी ही होती है, काउंसलिंग वालों को तो ये देखने मिल ही जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ओम चैंटिंग थेरेपी, व्हाट इज द ग्राउंडिंग टेक्निक। ये भी एक प्रकार की थेरेपी ही है। आप ये सबको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, और अगर आपने इन थेरेपी का नाम अपने रिपोर्ट में लिखा है तो आप उसे ज़रूर ही अच्छे से समझ कर जाएं, क्योंकि ये नाम पढ़ते ही ये सवाल पूछ ही सकते हैं। एंड लास्ट है व्हेन आर दीज थेरेपीज यूज्ड। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी हाँ पूछा जाता है। एक्सटर्नल आपसे इन जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी थेरेपी वहाँ ऑब्जर्व की है। अगर आप उनमें से किन्हीं का नाम बताते हैं तो उनमें से ही किसी एक थेरेपी को वो एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कौन सी थेरेपी का नाम आपको वहाँ बोलना है, आप उनका ही नाम बोलिएगा जिसे आप अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। मैंने इसमें पहला लिया है एंजाइटी डिसऑर्डर की। अब आपको यहाँ एग्जामिनर एंजाइटी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसमें से कुछ एक सवाल ही डाली हूँ, बट वो कुछ सवाल को ही कई तरीके से घुमा कर पूछते हैं। आप सवाल ठीक से सुनिएगा। जैसे कि मैंने एंजाइटी को लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंजाइटी, आपको इसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा। देन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये भी पूछा जा सकता है, और ये सब हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। एंड लास्ट है हाउ इज़ फोबिया डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी, जो बहुत रिलेटेबल होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन वर्ड हैं जो साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन टर्म से ही रिलेटेड होते हैं। हमारा दूसरा डिसऑर्डर के बारे में यहाँ बात हो जाती है डिप्रेशन की, या फिर हमारा तीसरा सिजोफ्रेनिया। इसमें क्लिनिकल वाले हों चाहे काउंसलिंग वाले हों, इन लोगों को ये ऑब्जर्वेशन के दौरान देखने मिल जाता है। कुछ केसेस सिजोफ्रेनिया के, कुछ केसेस डिप्रेशन के, कुछ एंजाइटी के, कुछ PTSD के, कुछ ADHD के। आपको इस तरीके से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो देखने मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उन सभी का डेफिनेशन आपको समझ लेना है, आपको उनका सिम्टम्स समझ जाना है, एंड थेरेपिस्ट ने इसके लिए कौन सा थेरेपी दिया ये भी आपको समझ के रखना होगा। क्योंकि एक्सटर्नल आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने डिप्रेशन का केस देखा तो आपके थेरेपिस्ट ने उन्हें क्या सजेस्ट किया, कौन सी थेरेपी उन्हें दी, आप उसको बताइए। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ये जो डिसऑर्डर हैं ये जनरली क्लिनिकल वालों से पूछे जाते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ या PTSD डिसऑर्डर हुआ, क्योंकि उन्हें ये सब केसेस देखने को मिलते हैं। तो
वो भी ज़रा अच्छे से देख लें। मैं तो यही बोलूँगी कि आप उनका डेफिनेशन समझ लीजिए, उनके डिफरेंट फेजेस समझ लीजिए या उनके सिम्टम्स समझ लीजिए, किस केस में कौन सा थेरेपी दिया जा रहा है आप उसे समझ लीजिए। आपने जो भी ऑब्जर्व किया है आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए अपने एग्जामिनर के सामने। अभी के टाइम पर हमने देखा है OCD एंड ADHD ये 2 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके केसेस काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अधिक पूछे जाएं, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज़ में लोग ये 2 डिसऑर्डर्स से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि आप एक तो OCD का फुल फॉर्म बताइए या फिर आप उसके सिम्टम्स बताइए। जैसे कि मैंने एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर द ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। तो एक तरीके से आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि क्या है ये दोनों चीज़ें। इस प्रकार से हमने देखा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड बेसिक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है और सिम्टम्स पूछे जाते हैं, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, तो आप उसकी तैयारी कर लेंगे। अभी आते हैं हम लोग अपने फुल फॉर्म्स की तरफ। फुल फॉर्म्स ये कुछ टर्म्स हैं जिसका फुल फॉर्म्स आपसे मोस्टली पूछा जाता है। आपको आता भी होगा बट आप अच्छे से ज़रा उसे समझ लेंगे और उसके डेफिनेशंस को समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जैसे मैंने OCD लिखा है, CBT लिखा है, PTSD है, ADHD है, PMR है एंड MSE है, ये सब कुछ कॉमन टर्म है जो मैंने सेशंस के दौरान देखा था और काफ़ी लोगों से पूछा तो उनसे भी इन सब से फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने इन कुछ टर्म्स को डाला है जिसका फुल फॉर्म एक्सटर्नल पूछते हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ पर। यह पूरे वाइवा का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, बिकॉज केस स्टडीज़ एक्सटर्नल के हाथ में होता है। आपके इंटर्नशिप रिपोर्ट उनके सामने होते हैं और वह आपसे रैंडमली कोई सा भी केस स्टडी पूछ सकते हैं। जैसे कि वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन योर फर्स्ट केस स्टडी, एक्सप्लेन योर सेकंड केस स्टडी। अगर आप अपने रिपोर्ट को प्रॉपरली बनाए हैं तो आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप उनको अच्छे से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल के पास आपकी रिपोर्ट होती है, उसको देखकर ही वो आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको मार्क्स देते हैं और आप जो भी उनसे जवाब देते हैं फिर उसको बेस बनाकर वो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस मैंने ये रखा है, जैसे व्हाट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाज डायग्नोस्ड इन द केस। मीन्स आपके किसी एक केस को वो पकड़ के पूछेंगे कि इसमें कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने डायग्नोस किया था। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि विच थेरेपेटिक इंटरवेंशंस वेयर रिकमेंडेड। मीन्स आपने जो भी केस स्टडी उनको बताया है उसमें उन्होंने पूछा कौन सी थेरेपेटिक इंटरवेंशन आपने वहाँ यूज़ की है, वो आपके रिपोर्ट से मैच होता है या नहीं होता है। आपको फिर समझ लेंगे कि आपने ये रिपोर्ट खुद बनाई है, आपने खुद से ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दीज केसेस। तो ओवरऑल आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन केसेस से आपने क्या सीखा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी ये सीखा है कि वो आपके केसेस को पूरी तरीके से नहीं रीड करते हैं, रैंडमली कोई भी केस को उठाते हैं, आपको उसे एक्सप्लेन करने को बोलते हैं और आपके आंसर्स उस रिपोर्ट से अगर मैच नहीं करते हैं तो वो आपको इमीडिएट उस समय आपको बोल भी सकते हैं कि बट आपने तो ये चीज़ लिखा है, आप बोल कुछ और रहे हो, लिखे कुछ और हो। मीन्स वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो मिसमैच हो रहा है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपने केसेस खुद से ऑब्जर्व किए हों, लिखे हों या ना लिखे हों, लेकिन आपको पूरे केसेस पढ़ने हैं, समझना है, तभी आप उनके इस तरीके के सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे। सो उनका क्वेश्चन रैंडमली इसी प्रकार हो जाएगा कि आप अपने 4th केस स्टडी को बताइए, तो आप तभी बता पाएंगे जब आप उसे पढ़े होंगे। ओके, फिर हमारा अगला सेक्शन हो जाता है लर्निंग फ्रॉम इंटर्नशिप। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे व्हाट डिड यू लर्न ड्यूरिंग इंटर्नशिप, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टेक होम लर्निंग फ्रॉम द इंटर्नशिप, हाउ हैज़ दिस internship improved your counseling skills, what professional skill did you develop। मीन्स ओवरऑल आपको यह समझना है कि आपने अपने इंटर्नशिप से क्या सीखा। उनका कॉमन क्वेश्चन यही होता है जिसे वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आपको बताना होगा कि काउंसलिंग स्किल्स आपकी कैसे डेवलप हुई आपके इंटर्नशिप से, आपने उस इंटर्नशिप में क्या सीखा, आपने एज ए काउंसलर फ्यूचर के लिए कौन से प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप किए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझकर जवाब देना हो जाता है।
फिर बात करते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस की। चैलेंजेस और लिमिटेशंस में क्वेश्चंस कुछ हो जाते हैं इस प्रकार, जैसे व्हाट प्रॉब्लम डिड यू नोटिस ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, नेक्स्ट व्हाट लिमिटेशंस डिड यू एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू ओवरकम दोज चैलेंजेस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने इंटर्नशिप के दौरान आपने कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया या आपके क्या क्या लिमिटेशंस थे, एंड जो चैलेंजेस आपने फेस किए उसको किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं, आपका कोई सजेशन है क्या। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं। लास्ट सेक्शन हो जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। तो इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे जैसे व्हाई इज इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, हाउ विल दिस इंटर्नशिप हेल्प इन योर फ्यूचर करियर, और व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू इम्प्रूव दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। मीन्स ये आपसे जनरली पूछ रहे हैं जैसे कि आपने जो जो चीज़ लिमिटेशंस देखा है, जो भी चीज़ें आपने चैलेंजेस देखी है, आप उसमें देखकर बता सकते हैं कि किस तरीके से इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जा सकता है। या फिर ये उनसे ये क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह आपके फ्यूचर करियर को किस तरीके से हेल्प करता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ ये सब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर मोस्टली पूछते हैं। आप बस अच्छे से जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया है आप उसे प्रेजेंट करेंगे अपने एक्सटर्नल के सामने, इट विल बी ओके। एंड लास्ट मेरा ये फाइनल वाइवा टिप्स, जिसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आप अगर इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो फिर आपकी वाइवा आसानी से क्लियर हो जाती है। जैसे कि आपको स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, आपको वहाँ जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस से बोलना है और क्लियर बोलना है। इसके लिए आपको अपने इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी रखनी होगी सो दैट कि आपकी वॉइस आपके एग्जामिनर तक क्लियर पहुँच सके। और आप जो भी बोलें कॉन्फिडेंस से बोलें, कन्फ्यूज़न में आकर ना बोलें। आप जितना कन्फ्यूज़ होंगे आपसे एक्सटर्नल उतना ही क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाता है गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वेन एवर पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि किसी केसेस में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, ये आपके लिए बोनस मार्क्स का काम करता है। थर्ड हो जाता है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज। आपको अपने लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखना होता है। आप अपने आंसर्स को जितने सही तरीके से और सिंपल तरीके से बताएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आपके टर्म को ही पकड़कर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। फिर आ जाता है मेंटेन आई कांटेक्ट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ये तो आप अपने इंटर्नशिप के दौरान भी सीखे होंगे कि हमें अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना होता है एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज तो रखनी ही होती है। तो ये काम जो आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान किया है वो आपको अपने एक्सटर्नल के साथ भी करना है। तो आपको बिल्कुल भी डरा हुआ या कंफ्यूज नहीं दिखना है। बी कॉन्फिडेंट और उनसे बहुत पोलाइट वे में आप अच्छे तरीके से बात कीजिए। And last, if you don't know an answer, admit it politely instead of guessing. हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं आता है तो आप उनको गेस करने के लिए या फिर उनको घुमाने का काम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो जो आपके सामने बैठे हैं वो आपके जैसे कई लोगों को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप उनको कुछ भी बोल के इधर उधर की बातें करके उन्हें आप कंफ्यूज कर सकते हैं या घुमा सकते हैं। वो बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो बी पोलाइट एंड आपको जो लगता है कि आपको नहीं आता है तो जस्ट एडमिट कि हाँ मुझे नहीं आता है और फिर आगे बढ़िए। और जो भी चीज़ आप अपनी केस स्टडी में आप लिखे हैं, मैं फिर से दोहराती हूँ कि वह आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप अपने सारे केस स्टडी को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके कोई भी केस स्टडी से रिलेटेड वह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जिसका नाम आपको नहीं बताया जाएगा, रैंडमली पूछ दिया जाएगा। आप अपने 5th केस स्टडी को एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपने 5th केस स्टडी क्या लिखा है तो आप वहाँ नहीं बता पाएंगे। इससे एग्जामिनर कंप्लीटली समझ जाएगा कि आपने खुद से अपना रिपोर्ट तैयार नहीं किया है या आपने ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं किया है अपने इंटर्नशिप के दौरान। इसलिए आपसे ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए है कि आप जो भी वहाँ लिखे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लें। भले ही आपने काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं किया हो, आपको रिपोर्ट किसी और ने बना के दी हो या फिर आपने वो रिपोर्ट कहीं से कॉपी किया हो, लेकिन आपको वो पढ़ना ज़रूर है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपोर्ट से ही रिलेटेड होते हैं। अदर देन दिस जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैंने इसमें बता रखा है। इसके अलावा बहुत कम ही क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सटर्नल पूछ सकते हैं।
बट हाँ, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उसमें कोशिश की है कंप्लीट कवर करने की। और आप अपने रिपोर्ट की अच्छी से तैयारी करें। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हो सकता है इनसे अलग भी होते हों, बट अगर आप इतने भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका वाइवा बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस अपनी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो बेसिक रूल होते हैं काउंसलर के, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप अच्छे से जान के जाइएगा। बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार मेरा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दे दूँगी। थैंक यू।